बीच में रखते तो ये क्या बनता है, आभासी पद भी बनता है, और आभासी जगह तो सीधा रहता है, वस्तु के बड़ा रहता है ना। इसी का उपयोग नाई लोग करते हैं। जैसे आप लोग कहीं बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बनवाने, मतलब आप लोग दाढ़ी क्या बनवाइए, आप लोग कहिए नहीं, मान लो कहीं पे भी अगर जाते हैं ना सैलून वगैरह में, तो क्या होता है महंगे वाले में, तो यहाँ पे ये यही कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर है, तो उसका रिवीजन कर रहे हैं ना। तो हमें इसको रिवीजन करने के लिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोग को सारी चीज़ बता दिया गया है। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो जाके देखिए। पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, 5 मिनट लगेगा पूरा क्या क्या हम लोग पढ़े हैं ना। प्रकाश का है, पहले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अगर 5 मिनट में रिवीजन करना है तो आप लोगों को कैसे रिवीजन करेंगे ना, अगर प्रकाश का परावर्तन रिवीजन करें। प्रकाश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्या होता है। तो प्रकाश पर एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के परिभाषा तो हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंस, ऊर्जा क्यों होता है, ये सब अगर डिटेल में जानना है तो आप लोग बहुत अच्छे से जान सकते हैं, बताया गया सारी चीज़। लेकिन देखो प्रकाश, अगर कोई पूछे कि इसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, तो बिना प्रकाश के हम लोग पूरा जो संसार है कुछ नहीं देख सकते, ठीक है ना। पर कोई वस्तु हम कब देखते हैं, जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगी, प्रकाश किरणों के रूप में चलते हैं ना, जब प्रकाश उस पर पड़ेगा, उससे किरणें टकरा के हमारी आँख में जाएंगे, रेटिना पर उसका इमेज बनेगा, तब हमें दिखाई देती है कोई वस्तु, ठीक है। तो जितने भी वस्तु हमें दिखाई दे रही कहीं ना कहीं उससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो वही प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर प्रकाश ना होता तो क्या क्या हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं। प्रकाश ना होता तो क्या क्या हो सकता था हम लोग के साथ। हम लोग कोई चीज़ को देख नहीं सकते, और बहुत सही सर हम लोग न पढ़ सकते हैं, पढ़, न देखे। हाँ चलो अब मैं बताता हूँ ना। ये सब तो कुछ भी नहीं है ना। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग मोटा पतला काला गोला गोरा, ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ विटामिन डी नहीं मिलेगा, एक चीज़ हो बताइए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ नहीं होता। आप लोग जानते हैं ना, जैसे देखो सूर्य के प्रकाश जो आता है उससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। समीकरण आप लोग को पता प्रकाश संश्लेषण का, C6CO2 + 6H2O, ठीक है ना। सूर्य का सनलाइट यहाँ पे रहता है, सनलाइट, और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म रहता है ना। दोनों की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म उसके पत्तियों में पाया जाता है और सनलाइट ऊपर से आएगा। ये 6CO2 6H2O रहेगा, तो यहाँ पे हमारा बनाता है क्या, ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस क्या बनाता है, 6O2 बनाता है ना। यहाँ पे 6H2O लिए रहेंगे तो 6O2, अगर यहाँ पे बहुत जगह पे 12H2O दे देता है ना, तो यहाँ पे 6H2O भी निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो देखो सूर्य नहीं होता तो ये भोजन नहीं बना पाता, और भोजन के बिना कोई जिंदा रह सकता है। आप लोग अगर 1-2 महीना ना खाए तो बचेंगे, 1-2 महीना का 1 दिन ना पाए तो पता लगाया कि मर जाएंगे हैं। तो इस प्रकार से जब पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो सूख जाएंगे, क्या करेंगे, तो ये हमें क्या नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, और ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम लोग बच पाएंगे, पता लगेगा हम लोग भी स्वाहा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इस प्रकार से होता क्या है कि सूर्य नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो उनको खा के जो जीव जंतु रहते हैं वो लोग भी मर जाएंगे। यहाँ तक हम लोग भी तो पेड़ पौधों से ही अनाज वगैरह खाते हैं, अनाज का उत्पादन ही नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं कुछ खा पाएंगे, हम लोग भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो पूरा पृथ्वी एकदम से खंडार लगने लगेगा, समझ में आया। अगर प्रकाश ना रहे तो प्रकाश का इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए होगे ना कितना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मुझसे कोई पूछे तो प्रकाश ही है, ठीक है ना। और प्रकाश के बारे में अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 12th में भी मिलेगा, और BSc में भी इसका चीज़ें आती हैं, तो काफ़ी डिटेल में इसको प्रकाश के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। जब यही चीज़ प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन है ना, व्यतिकरण, ध्रुवण है ना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो इंटर में आप लोग को मिलेंगी। तो प्रकाश के बारे में एकदम डिटेल में बताऊंगा कि एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है ना। सारी चीज़ फील करते चलेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। खैर उधर हम नहीं जानते हैं, तो इसको इस चीज़ इतना समझ गए ना प्रकाश के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस भी जान गए ना। अब देखो प्रकाश जो होता है इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी होता है, कॉम्पटन इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ होता है इसमें। तो प्रकाश के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, प्रकाश के 2 गुण खाली पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन की बात हम लोग करेंगे। हालांकि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का अगर कोई पूछे कि गुण क्या होता है तो बताएंगे कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से चलता है। निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, ठीक है। तो हम सब उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जाते हैं। हम लोग जानते हैं देखो प्रकाश जो होता है, प्रकाश कहाँ से निकलता है, प्रकाश जहाँ से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक स्रोत। देखो यहाँ से प्रकाशिक स्रोत से करते, प्रकाशिक स्रोत है ना। प्रकाशिक स्रोत किसको बोलेंगे, जहाँ से प्रकाश निकलेगा उसको प्रकाशिक स्रोत बोलेंगे,
है ना। ऊर्जा का स्रोत, जहाँ से ऊर्जा मिलता है उसको ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। तो जैसे प्रकाश से जहाँ से निकलेगा वो प्रकाश स्रोत। दो प्रकार का होता है ना। कितने प्रकार का होता है? दो, प्राकृतिक और कृत्रिम, मानव निर्मित ना। प्राकृतिक जो होता है प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य है तो हम लोगों ने बनाया उसको। प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, और कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया है। समझ रहे हो इतना चीज? प्राकृतिक जैसे सूर्य है तो हम लोग ही तो बना के आए हैं। हम लोग बनाए नहीं, बनाए नहीं, वो तो भगवान बनाए थे ना। ठीक है, लेकिन जुगनू है, जुगनू में जैसे सूर्य हो गया, जुगनू देखियो बरसात के मौसम में पेड़ पर ऐसे उसको हम लोग पकड़ के उसमें बल्ब बैटरी लगा के जलाए है ना, तब जलता है ना। वो सूर्य भगवान मतलब भगवान पहले से प्रकृति के द्वारा पता था ना। तो जुगनू, तो ये सब क्या हो गया हमारे? तो प्रकृति के द्वारा दिए गए ना, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गए। और टॉर्च वगैरह ये सब तो भगवान बना के गए थे ना, कहते कि हम बना के जा रहे हैं हमारे, अब आप लोग यूज कीजिए इसका ना। बिजली बल्ब भगवान ही तो बना के गए थे। मोमबत्ती वगैरह हम बनाए हैं ना। तो जितने चीज हम लोग बनाए जिससे प्रकाश निकल रहा है वो सब क्या हो जाए? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। अब कृत्रिम प्रकाश स्रोत बताने की जरूरत है कि उदाहरण उसका नो सर का, मतलब तुम लोग जानते हो ना ढेर कुल्ले जितना जिससे प्रकाश निकल रहा, मोबाइल के टच से लेके बैटरी तक के लेके हाइड्रोजन बल्ब जो ट्रेन में लगा रहता, सारी चीज तो कृत्रिम ही तो है, प्रकाश निकलता है। समझिए इतना चीज। तो ये सब प्रकाश स्रोत हो गया। अब देखो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं ना। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ध्यान दो बहनी। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के बारे में जानेंगे। परावर्तन मतलब जानते हो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। कोई चीज हुआ फिर वैसे डायरेक्ट वापस लौट गया तो इसी को रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो, अब देखो कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा प्रकाश के, तो आप लोग को मैं बताऊं। जो पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ मतलब जान रहे हो ना, हमारे चारों ऊपर से तो सारी चीज़ में द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता पदार्थ कहलाता है। जैसे कोई भी पदार्थ है, जितना भी ये बेंच हो गया, ये सब पदार्थ है। ठीक है ना। ये चूल्हा, सब चीज़ जितना चीज़ दिख रहा है सब प्रकाश ना, सब चीज़ क्या है? पदार्थ है। ये कौन है? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा रहे चलो चलो ध्यान दो। प्रकाश अब देखो माध्यम हो गया ना, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे देखो 3 प्रकार की होती हैं। पारदर्शी एक होगा, जितने भी पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी एक होता है ना। अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी। क्या होता है तीनों जान लो। पारदर्शी जिसके आर पार देख सके, पार मतलब आर पार, और दर्शी माने देख सके। ऐसी वस्तु जिनके आर पार देख सके उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी। अर्धपारदर्शी जिसके थोड़ा थोड़ा दिखे, आधा दिखे, थोड़ी दिखे थोड़ी ना दिखे। अपारदर्शी जिसके आर पार कुछ ना दिखे ना, उसको अपारदर्शी बोलेंगे। समझी मेरी बात? अच्छा बताओ तब तुम, ये फोन है, ये पारदर्शी है कि अपारदर्शी है कि अर्धपारदर्शी है? बताओ। अपारदर्शी, एक आर पार कुछ नहीं दिख रहा है ना, क्या हो रहा कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा? अपारदर्शी हो गया। समझ गई? अच्छा और कौन चीज लूँ? पियाज, हाँ पियाज नहीं। अच्छा देखो ऐसे आप लोग, यही जो आँख के ही जो पलक है ना, ये हमारा अर्धपारदर्शी होता है। क्या होता है? अर्धपारदर्शी। कैसे मैं बताऊँ? जैसे देखो मैं थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ। जैसे घर पे था ना मैं, तो हुआ क्या कि जब पहले छोटे बच्चे रहते थे तो रिसिया जाते थे कोई चीज़ खाने के लिए ना, तो मम्मी मनाती थी कि भैया खा ले, तो मैं भी ऐसे रिसिया जाता था कि नहीं खाओ, जाओ। पहले खाने में पे कहते थे नहीं खाओ ना, तो ऐसे मैं सो गया, नखड़ा बनाया कि सो गया ना। बस तब तक मेरी बहन थी, तो लड़की लोग पहले से भी दुष्ट होती थी ना, बस मेरी बहन थी, बस मैं सोया था नखड़ा बना के, बस झुट्ठे गई ऐसे ना, बस आँख पे मेरी टाच बार रही थी। अब आप नखड़ा अगर बनाए रहेंगे तो आँख मुने रहेंगे तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखता है कि कोई टाच बार है, जलाएगा बुताएगा ना, मार देता था ऐसे ना, तो आँख खुल जाता था कि ओ जाग गए अब खा ले इस प्रकार से ना। तो जानते हो ये आँख की जो पलक होती है ना, थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता ना, प्रकाश मतलब जाता थोड़ा थोड़ा ना, तो इसको ये भी एक प्रकार अर्धपारदर्शी हो गया। एठू और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे अर्धपारदर्शी उदाहरण। पहले छोटे बच्चे थे तो कोनो चीज़ फिगर वगैरह सजी छापने के लिए देते थे, तो तेल ऐसे मुंह में लगा लेते थे, बाल में ऐसे से रगड़ लेते थे और उसको कर देते थे, तो उसको छाप लेते थे, थोड़ा थोड़ा दिखता था ना आर पार। एक बार मैं मार खाया था, मैं स्कूल में पढ़ा था, तो एक लड़की थी, वहाँ पे लड़कियाँ सब लोग आसपास बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे तो एक तरफ लड़की रहती हैं, लेकिन वहाँ पे सब लड़के कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो हमारे पास बगल एक लड़की बैठी थी, तो हुआ क्या कि वो लड़की लोग तेल एकदम से नहा के आती हैं तेल में ना,
ऐसा है। तो डेल्टा तेल लगाई थी, बस वही छापना था, बस मैंने पेज लिया और ऐसे ऐसा रगड़ने लगा। बस वो जब प्रिंसिपल मैम से कहे है ना, तो मुझे बहुत मार पड़ी थी। हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत उस दुष्ट टाइप की थी। वो जानते हो कैसे मारती थी? ऐसे बुलाती थी और आगे का ये 2-3 बाल पकड़ती थी, ऐसे 2-3 बाल पकड़ लेंगी, तब ऐसे चच्चा मारती थी कि हिलाए डुला भी ना पाओ। 2-3 बाल लगेगा पकड़ेंगे तो भूसे से उखड़ जाएगा, ज़्यादा बाल पकड़ेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे कि उखड़ेगा नहीं, और 2-3 बाल लगे ज़्यादा उखड़ तो उखड़ जाएगा तो और दर्द करेगा। तो इसी वजह से ऐसे किए रहते थे, ऐसे मार्च कर देती थी। ठीक है, खैर छोड़ो सब। तो पारदर्शी, अर्धपारदर्शी, अपारदर्शी, समझे? अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार कुछ ना दिखाई दे ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। पारदर्शी जिसके आर पार दिखाई दे, जैसे कांच है, कांच के आर पार दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। अरे गाड़ी वगैरह जो है उसके आगे हुकुम में कांच लगा रहता है, लगा नहीं रहता, जिसको इसी से मशीन से इसी से साफ किया जाता है, तो वो सब पारदर्शी होता, तभी तो देखता नहीं, तो ये ठोक नहीं देता। तो पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी। अब ध्यान दो, प्रकाश का परावर्तन किससे होगा? तो प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से ही होगा। जहाँ पर भी अपारदर्शी वस्तु रहेगा वहाँ पे प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। अपवर्तन वहाँ पे नहीं होगा। अपवर्तन आप लोग का पारदर्शी वस्तु से होगा। किससे होगा? इससे क्या होगा? अपवर्तन, अपवर्तन। अभी क्या होगा बताऊंगा। इससे क्या होगा? अपारदर्शी वस्तु क्या होगा? इसका परावर्तन होगा। परावर्तन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ध्यान दो। अब अपारदर्शी, अगर कहीं भी परावर्तन बताना रहेगा तो वहाँ पे अपारदर्शी वस्तु बोलना पड़ेगा। पॉइंट टू भी नोट कर लो दिमाग से ना, दिमाग में बैठा लो कि अपारदर्शी वस्तु बोलना है। जहाँ पे परावर्तन कहना है तो वहाँ पे क्या होगा? अपारदर्शी वस्तु लेना पड़ेगा। ठीक है ना, समझी मेरी बात? अच्छा, अब ध्यान दो। तो प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हमें अपारदर्शी वस्तु लेना पड़ेगा। अब देखो, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ता है, ध्यान सुनो, जब प्रकाश किरणों के रूप में चलेगा। प्रकाश सूर्य से जो निकलते हैं, ढेर सारी किरणें निकलती है, पतले पतले रूप में निकलती है ना, तो उनको किरण बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब कितने प्रकाश की असंख्य प्रकाश किरणें निकलती हैं, तो जब वो किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ेंगी, कोई भी अपारदर्शी वस्तु रहे, जैसे ये बेंच हो गया, ईंट पत्थर जो भी है, कोई भी अपारदर्शी वस्तु हो गया, उस पर पड़ेंगी तो उससे टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। नहीं समझी? समझो माध्यम क्या होता है पहले समझ लो, कहीं कि अभी अपवर्तन समझाऊंगा तभी माध्यम जानना पड़ेगा ना। माध्यम क्या होता है? माध्यम किसको बोलेंगे? तो ध्यान दो, कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। समझ में आया? जैसे एक कांच है, तो कांच देखोगे तो कांच में छोटे छोटे कण, कांच के ऐसे सारे रहेंगे ना। समझी मेरी बात? बेंच है तो बेंच में लकड़ी के छोटे छोटे कण, लकड़ी ऐसे बना है ना, तो वही सेम प्रकार के कण ही है ना। तो कांच एक अलग माध्यम हो गया, लकड़ी एक अलग माध्यम हो गया। पानी देखें तो पानी के कण ही तो रहेंगे, छोटे छोटे H2 पानी का कण, तो पानी एक अलग माध्यम हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक एक अलग अलग माध्यम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया माध्यम समझ में आया आप लोग के? और माध्यम जो होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी तीनों हो सकता है। ठीक है ना। जैसे कांच क्या है हमारा? कांच क्या है? कौन माध्यम है? पारदर्शी क्या अपारदर्शी? पारदर्शी माध्यम है ना। और ये फोन हमारा कौन सा माध्यम था? अपारदर्शी माध्यम था। ठीक है ना। ठीक है, ध्यान दो। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी कैसे कहाँ में पड़ती है? अपारदर्शी माध्यम में पड़ती है ना। अब देखो होता क्या है, मान लो प्रकाश किरण यहाँ से आया, ये मान लो सूर्य भगवान है ना, तो यहाँ से प्रकाश किरणें ढेर सारी निकलेंगी। और जब भी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती तो कैसे निकलती हैं? समांतर मतलब समझ रही हो? मान लो फूल के प्रकाश यहाँ से निकलेंगी तो प्रकाश किरणें कैसे निकलेंगी? ऐसे समांतर निकलेंगी, ऐसे समांतर रहेगा। ठीक है ना। मतलब समांतर मतलब समझ रही हो? यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी उतने रहेगी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी उतने रहेगी। ठीक है ना। तो ये समांतर निकलती हैं। तो यहाँ से जितनी भी प्रकाश किरणें निकलेंगी क्या निकलेंगी? समांतर। ऐसे मान लो समांतर प्रकाश किरणें ढेर सारी आई ऐसे। ठीक है ना। ढेर सारी आई और आएंगी तो इस पे पड़ेंगी। और चूंकि हमारा कैसा है? अपारदर्शी है। कैसा है? अपारदर्शी। ठीक है ना। ऐसे इसको पॉलिश कर देते हैं नीचे से ना, इससे पता चलता है कि क्या है? पॉलिशदार सतह, मतलब अपारदर्शी है ना। अब यहाँ से ढेर सारी प्रकाश किरणें आएंगी, ऐसे समांतर आती हैं, पता है ना। ऐसे बनाना तो समांतर ही बनाना। और जब यहाँ पे पड़ेंगे तो इससे क्या होगा? परावर्तन होगा ना। क्यों? क्योंकि इधर अब अंदर जा ही नहीं सकती, पॉलिश कर दिया गया है, तो फिर ऐसे लौट जाएंगी। ठीक है ना। ऐसे लौट जाएंगी, ऐसे लौट जाएंगी ना। तो प्रकाश किरण की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो जब इसमें पहले माध्यम या क्या हमारा वायु वगैरह कुछ रहा होगा, यहाँ से प्रकाश किरण आया, इस कांच या भी कोई चीज़ रहा होगा दूसरा माध्यम, इससे टकरा गया, फिर वहीं में लौट गया, मतलब फिर वायु में चला गया। वायु भी हमारे एक प्रकार माध्यम है ना, वायु की कड़ी तो है इसमें। तो वायु से गया था, फिर वायु में लौट के आ गया ना। तो एक माध्यम से गया और फिर उसी माध्यम में टकरा के वापस लौट गया। तो यह घटना प्रकाश की कहलाती है? परावर्तन। अच्छा देखो यहाँ पे चिकना सतह क्या है? चिकना है, प्लेन है एकदम ना। जरूरी ना है कि प्लेन ही हो, जैसे ये दीवार दिखाओ, थोड़े खुदरा है ना।
अभी यूँ तो ये हमें दिख रहा है ना, कैसे दिख रहा है, प्रकाश से टकरा के हमारी आँख में गया तभी तो दिख रहा है। और क्या चीज़, जैसे और भी चीज़ जैसे बेंच वगैरह है, तो इस सब पे प्रकाश पड़ रहा है, टकरा के हम दिख रहा है तभी तो दिख रहा है, वापस परावर्तन हो रहा तभी तो दिख रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन ये भी है। अगर मान लो कहीं खुदरा पृष्ठ पर पड़ेगा ऐसे, ध्यान दो, लेकिन वो भी क्या होगा, हमारा अपारदर्शी ही होगा ना, लेकिन क्या होगा, खुदरा रहेगा। क्या रहेगा, खुदरा, ऐसे ऐसे ना। अब देखो प्रकाश किरणें समांतर तो आएंगी इधर भी ना, ऐसे समांतर आएंगी, और टकराने के बाद देखो ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगी, समांतर नहीं जाएंगी, ठीक है ना। अगर समांतर जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, अनियमित। तो जब प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली समांतर प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर पड़ती हैं, खुदरा अपारदर्शी पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो वो टकरा कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, समांतर नहीं जाती, तो यह घटना अनियमित परावर्तन कहलाता है। समझिए मेरी बात। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन समझ में आया कि नहीं आया। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, उसको जान लेते हैं, ठीक है ना। देखो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, बहुत बार पूछता है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितना नियम है, 2। पहला जान तो क्या होता है, देखो ये देखो हमारा ये चीज था, तो हम लोग नियमित परावर्तन ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अब नियमित परावर्तन नहीं कहेंगे, उसको परावर्तन ही बोल देते हैं ना। ये मान लो हमारा कोई क्या है, पालीदार सतह है, प्लेन है एकदम ना, और इस पर क्या करेगा, ये एक ठो प्रकाश किरण आया, मान लो आधे तो बहुत सारी, लेकिन मैंने एक ठो बनाया ना। ये आने वाली प्रकाश किरण है, तो इसको आपतित प्रकाश किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पता है ना सबको, आपतित प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ठीक है ना। अब देखो ये जहाँ पे जिस बिंदु पे पड़ती है, ठीक है ना, ये पालिशदार सतह ना, ये अपारदर्शी सतह है, इसको लिख देंगे अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह। और कैसा है, समतल है, समतल है, ठीक है ना। देखो प्लेन है, जिस बिंदु पे पड़ेंगे इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन, आपतन बिंदु, ठीक है ना। अब यहाँ पे पड़ेंगे तो लौट के परावर्तित भी होंगी ना, तो ये जो किरणें जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, बस रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रे, यानी कि किरण ही तो है, समझ गई। और ये देखो आ रही तो इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट, इंसिडेंट, इंसिडेंट ना, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। और ये आपतन बिंदु तो इसको बोलेंगे आपतन बिंदु को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, अरे आपतन बिंदु को क्या बोलेंगे, चलो छोड़ो, मुझे नहीं पता ना, ऑप्टिकल पॉइंट शायद बोलेंगे। अच्छा देखो, अब देखो ये चीज हो गया ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है ना। ये आपतन बिंदु है, इस पे एक हम लोग 90 अंश का कोण बनाते हैं। क्या मतलब 90 अंश का एक ऐसे लंबा ऐसे डंडा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जैसे देखो ये हमारा मान लो इसे प्लेन है, ठीक है, इधर से मैंने प्रकाश किरण डाला, ये ऐसे पड़ा, ये आपतित किरण हो गया। और यह क्या करेगा, इसे इधर से क्या करेगा, यहाँ पे पड़ के ऐसे उड़ के आएगा ना, तो ये क्या हो गया, जब जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। दिमाग में बैठा कि नहीं, अरे ये जा रहा प्रकाश किरण, इसे टॉर्च जलाए है, प्रकाश किरण ये गया, ये जो जा रहा है इसकी तरफ ऐसे यहाँ पे रहेंगे ना, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या, ये आ रहा तो आपतित हो गया, यहाँ पे पड़ा आपतन बिंदु हो गया, यहाँ से गया तो ये क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है ना। अब जहाँ तो इसके ऊपर ऐसा मैं लंबवत कोई चीज बना दूं, जैसे ये चाक मान लो, देखो ये ऐसे लंबवत बना दूं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हालांकि अभिलंब जानते हो क्यों बनाया जाता है, ये होता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, कोई पूछे तो क्या बताएंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप करने के लिए। क्या करने के लिए, हाँ। तो अब देखो कैसे माप करेंगे, तो आपतन कोण अगर कोई पूछे, आपतन कोण देखो भाई, ये आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब। क्या है, इसको अंग्रेजी में नॉर्मल बोलेंगे, अभिलंब, ठीक है ना। ये नॉर्मल ये बोलेंगे, नॉर्मल। अब देखो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है ना, इसके बीच एक कोण बनना है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण होता है इसको आपतन कोण बोलेंगे, ठीक है ना। और आपतन को इंसिडेंट बोलते हैं, इसलिए एंगल आई है, कोण का चिन्ह है, कोण आई हो गया, ठीक है ना। ये आपतन कोण दिखा रहा है, कोण आई, ठीक है ना। अच्छा समझ में, आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है क्या हो जाएगा, आपतन कोण। और वही देखो ये अभिलंब है और ये क्या है, परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है वो परावर्तन कोण होगा, और इसको आर रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, आर, ठीक है ना। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। समझ में आया, इतना चीज समझ गए ना।
अच्छा, तो ध्यान दो, अब नियम समझने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं कि नियम क्या है। देखो पहला नियम जो है इसमें जान दो क्या है, आपतित किरण, अब आगे पीछे कर देना वैसे, लेकिन पहला जो नियम है यही है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण। देखो भाई किरण बोलेंगे कोण नहीं, ये आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण था ना, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में है, मतलब इसी तल में है ना। जैसे अगर समझाने की बात मैं करूँ तो कापी लाओ, तो जल्दी लाओ जल्दी से। अच्छा ये लाओ ये लाओ ये लाओ, देखो ये हमारे मेरे पास ऐसे है ना, देखो ये ऐसे, अरे क्या कर रही थी, कब पेज वेज खोल दे, ये है ना, देखो देखो इसमें, ये देखो हमारा है ना, ऐसे देखो मान लो ये क्या है, आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण ही तो है, ये आपतन बिंदु है यहाँ पे, ये क्या है, परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब ऐसे है। तीनों देखो एक ही तल में तो है, इसी तल में तो है कि आगे पीछे इधर इधर कहीं है, इसी में है ना। तो जब इसी में है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक ही तल में है। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में, इसी में ही रहता है, एक तल में रहता है, यहाँ 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 कहीं नहीं है, एक ही तल में है, ठीक है ना, इसी इसको तल बोलेंगे, इसी तल में है, ठीक है ना। पहला नियम समझ गई, चलो ठीक है। अब ध्यान दो दूसरा नियम क्या कहता है, पहला क्या होगा, नियम जान गए ना, क्या लिखूँ, आपतित क्या ना लिखूँ ना, हाँ। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा सदैव, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर होगा हमेशा। इसका अगर कोई प्रूफ मांगे तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। एक चांदा ले लीजिए, क्या ले लेंगे, चांदा, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। तो कोई मान लो चांदा है, चांदा मतलब समझ रही हो, ऐसे कोण बनाया रहेगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे रहता है, ये 90 हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ा बढ़ा कैसे रहता है ना, ऐसे 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 ही तो रहता है। ध्यान दो ये तो फिक्स रहता, अगर आप यहाँ से डालेंगे ऐसे, ये मान लो क्या हमारा ये 90 है ना, 90 से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 से 30 घटाएंगे कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा ना। तो ये देखो ये इतना मान लो ये 60 है, लेकिन हमारा आपतन कोण क्या हुआ है, ये इतने तो होगा ये आपतन कोण, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये 30 हो जाएगा तो ये 90 है और 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120, यानी ये भी 30 होगा ना। मतलब है देखो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 120 है और यहाँ से यहाँ तक ये 60 है ना। मतलब यहाँ से देखो आपतन कोण ये है और ये परावर्तन कोण है, मतलब 30 ही रहेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम लोग भेज दे हैं यहाँ से ऐसे ना 60 पे से ना, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर हम लोग 60 इधर कर ले है, इतना 30 बचे, तो 60 से इधर भेजेंगे तो 90 मतलब यहाँ पे 120 यानी 150 पैसे जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 पैसे यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात ये ध्यान दो कि अगर आप लोग आपतन कोण का मान घटाओगे बढ़ाओगे तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा परावर्तन कोण का मान भी घट बढ़ जाएगा ना। मतलब हमेशा दोनों क्या हो जाएगा, बराबर ही रहेगा। समझ में आया, विश्वास नहीं तो कर लेना जाके, ठीक है। एक शीशा ले लेना प्लेन मिरर, उसके ऊपर चादर रखना और ऐसे चांदे में ऐसे बना रहता है ऐसे लाइन लाइन, उसी पे से देख के डालना तो उधर से निकल के उसी पे से जाएगा। और आप लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो देखिएगा कि हाँ उतना इधर 30 से डाल रहे हैं अभिलंब से 30, तो उधर से भी अभिलंब से 30 से होके जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, समझिए मेरी बात। अब हम लोग आते हैं थोड़ा मिरर के बारे में आता है। तो मिरर के बारे में आप लोग खुद ही पढ़े होंगे, आप लोग को बताया गया है कि मिरर 2 प्रकार का है, समतल और क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय में उत्तल और अवतल होता है, उत्तल और अवतल के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। तो वो सब आप लोग को बताया गया सर, है ना। कितना मिनट की वीडियो बना, 22 मिनट हो गया ना। तो अब हम लोग और परावर्तन में और कैसे कैसे होता है उस सब ना घुस के हम लोग किधर चले जाते हैं, डायरेक्ट अपवर्तन की बात कर लेते हैं ना। मिरर वाला जो पोर्शन है उतना आप लोग कवर कर लीजिएगा, बताया गया है, वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा तो अब इसको मिटा दूँ, चलो समझ में आया कि नहीं आया, एकदम बढ़िया सा आया ना। चलो एक एक चीज़ सारा चीज़ एकदम आ जाएगा, आप लोग का रिवीजन एकदम कायदे से हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा बता देता हूँ मिरर के बारे में। जैसे देखो दर्पण जो होता है कितने प्रकार का होता है, देखो दर्पण दर्पण ऐसा ना रहे कि कोई बताने के। दर्पण जो होता है ना, जैसे कांच है ना, कांच, तो कांच की एक भाग पे अगर हम लोग पॉलिश कर देंगे एक दोनों तरफ, पहले कांच क्या होता है हमारा, कौन सा माध्यम है, पारदर्शी, क्या पारदर्शी, पारदर्शी, कांच पारदर्शी है ना। लेकिन उसे परावर्तन करने के लिए हम लोग उसकी एक तरफ पॉलिश कर देंगे, मतलब उसको ढक देंगे कि उधर प्रकाश ना जाने पाए, तो उसको क्या बना देंगे, अपारदर्शी बना देंगे। तो दर्पण पे पीछे पॉलिश कर देंगे तो वो अपारदर्शी, वो एक प्रकार का मिरर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो कांच के खोखला गोला कोई ऐसे है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, गोला बनबे नहीं किया, देखो ये देखो गोला मैं बनाता हूँ। पहले मेरा बन जाता था ना, फिर टेढ़ हो गया। चलो अच्छा ठीक है ना, बहुत गड़बड़ ना है, ठीक है नहीं। चलो देखो ये हमारा कांच का खोखला गोला है, ऐसे काट देंगे इसको ना। अब ये कटा हुआ पार्ट है तो इसको ऐसे कटा हुआ पार्ट देखो ऐसे है ना। अब इस पे हम लोग पॉलिश करेंगे एक तरफ। पॉलिश करने के आधार पे हम लोग किधर करते हैं, तो धसा हुआ पार्ट है, देखो धसा हुआ इधर है ना, और उभरा हुआ पार्ट है। इसमें पॉलिश करने के आधार पे जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय
गोलीय दर्पण वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है ना, 2 प्रकार का। एक होगा क्या? उत्तल, उत्तल, और क्या होगा? अवतल। देखो अगर हम लोग कहाँ पे पालिश करेंगे? इसके धसे हुए पार्ट पे पालिश करेंगे, इधर पालिश करेंगे ना, तो हमारे यहाँ तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये उभरा हुआ है ना। परावर्तक पृष्ठ इसका क्या है? परावर्तक मतलब जैसे पालिश किए उसके सामने वाला जैसे परावर्तन होगा वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है ना। परावर्तक पृष्ठ इसका किधर कैसा हुआ है? ये उभरका वाला उभरा हुआ पार्ट तो है इसका परावर्तक पृष्ठ। ये पालिशदार पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ जिसका उभरा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। और परावर्तक पृष्ठ जिसका धसा हुआ रहेगा ऐसे इस प्रकार से, अगर बाहर से ऐसे पालिश कर दिया गया है, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ क्या है? धसा हुआ है, ठीक है ना। उसे उभरा और अवतल मान लो धसा हुआ, ठीक है ना, उसे उभरा, तो परावर्तक पृष्ठ जिसका उभरा हुआ रहेगा उसको उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। इतना समझिए ना। चलो ठीक है, अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो अब उसमें मैं नहीं बताऊंगा कुछ, ध्यान दो, मैं क्या बताऊं, थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ दिमाग में आता रहता तो छोड़ने का मन नहीं करता। देखो ये हमारा कोई दर्पण है, मान लो ये हमारा कौन सा दर्पण है? अभी ये कौन सा दर्पण था? कौन दर्पण पहले बताओ? अभी दर्पण नहीं, अभी कांच है। अभी मैं पालिश करूंगा तब पता चलेगा कौन सा दर्पण है। अभी क्या कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। उत्तल कहाँ रहा? अवतल है, अवतल बोलिए हो। चलो देखो इसका जो मध्य बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव, यानी पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है द्वारक का वो क्या बोलेंगे? उसको ध्रुव बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अच्छा ये खोखला, जिस खोखले गोले से काट के निकाला गया उसका जो केंद्र होगा ना, उसी के केंद्र को क्या बोलेंगे? इसका वक्रता केंद्र बोलेंगे। दर्पण का वक्रता केंद्र, अरे कोनो कांच का खोखला गोले से निकाला गया है ना, तो कोनो केंद्र रहा होगा उसका, उसी का जो केंद्र रहेगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये से भी कह सकते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिस कांच के खोखले गोले से काट के निकाला गया उसकी जो त्रिज्या रहेगी वही इसकी दर्पण की त्रिज्या हो जाती है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। तो यार हो गया, इसको सी से भी लिख देते हैं, ठीक है ना, समझिए मेरी बात। अच्छा और एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि F बराबर R/2 होता है। क्या होता है? R/2, या R बराबर क्या होता है? 2F होता है, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी होता है, तो ये फार्मूला होता है, मतलब यहाँ से पता चलता है कि ये वक्रता त्रिज्या का जो मध्य बिंदु होता है इसको F भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होती है? वो R होती है। और यहाँ से पोल से F के बीच की दूरी क्या हो जाती है हमारी? मतलब यहाँ से के बीच की दूरी F होती है, फोकस दूरी, ठीक है ना, समझिए मेरी बात। हाँ ठीक है। तो अवतल दर्पण के केस में होता क्या है? जब वस्तु अनंत पे रखते हैं तो उसका बस प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। जब और पास लेके आते हैं, जैसे अनंत पे, यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे लेके आएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। थोड़ा और पास लेके आएंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ये पहला ऐसे पहले लिख दे रहा हूँ ना, ये पहले पे है तो पहला यहाँ पे बनना। अब कि दूसरा केस यहाँ पे लेके आएंगे तो दूसरा इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। तीसरा केस यहाँ पे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तीसरा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा? यहीं पे, प्रतिबिंब वो यहीं पे बन जाएगा, ठीक है ना। अब की बार ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, चौथा ये ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पे चौथा बनेगा हमारा, ठीक है ना। ऐसे अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इस पे रखेंगे तो अनंत पे इसका इमेज बनेगा ना, पांचवा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रखेंगे पांचवा तो पे बनेगा। और छठवें केस में जब यू और मतलब पी और एफ के बीच में रखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? यहाँ पे बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। अगर देखो प्रकाश की किरणें वास्तव में काटे तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, और काटते प्रतीत होते तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं ना। सब केस में वास्तविक बनता था, वास्तविक रहेगा तो उल्टा भी बनता है, लेकिन एक केस में जब पी और एफ के बीच में रखते तो ये क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी रहेगा तो सीधा रहता है, बस के बड़ा रहता है ना। इसी का उपयोग नाई लोग करते हैं। जैसे आप लोग कहीं बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बनवाने, मतलब आप लोग दाढ़ी क्या बनवाइए, आप लोग कहिए नहीं, मान लो कहीं पे भी अगर जाते हैं ना सैलून वगैरह में, तो क्या होता है महंगे वालों में, तो यहाँ पे ये यही कह सकते हैं, कुर्सी को आप लोग के पी और एफ के बीच में रख देंगे और इसके सामने ये वाला आपको चेयर रख देंगे। चेयर को पी और एफ के बीच में रख देंगे तो बड़ा बड़ा चीज मुंह दिखने लगेगा ना, तो बढ़िया आराम से बना देंगे, कोनो एक भी बाल नहीं छूटेगा ना, समझ मेरी बात को। तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग बता देता हूँ। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का इमेज कहाँ पे बनता है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जब अनंत पे रखते हैं तो एफ पे बनता है, और अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रखते हैं तो पी और एफ के बीच में इमेज बनता है। उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। फिर से रिवाइज करके देख लेना, ये लोग पीछे कर लेंगे ना। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण जो हमारा होता है ये कुल मिलकर बनाता है। वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बराबर भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है ना, वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है ना, सीधा उल्टा दोनों बनाता है। समझ में आया कहाँ पे होता है? तो जब अनंत से लेके यफ तक आते हैं, कहीं पे भी वस्तु को रखते हैं तो हमेशा ये वास्तविक और उल्टा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और जब पी और एफ के बीच में रखते हैं तो आभासी और सीधा बनाता है और वस्तु से बड़ा बनाएगा प्रतिबिंब, ठीक है ना, समझ में आया मेरी बात। और अनंत से यफ तक जब तक जैसे जैसे आते जाते हैं अवतल दर्पण के सामने, तैसे तैसे उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता जाता है। अनंत पे रहेंगे तो खूब छोटा, उससे आगे आएंगे तो और बड़ा, और सी पे रख देंगे तो उतने बड़ा बनेगा, ठीक है ना। और थोड़ा आएंगे तो और बड़ा, और थोड़ा आगे जाएंगे तो और बड़ा,
ठीक है ना, उसके बाद आभासी बन जाता है। समझी मेरी बात, ये सब चीज़ हो गया। अब इसका उत्तल अवतल का उपयोग आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा सा, उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग, ठीक है ना, फिर अपवर्तन पे आते हैं। देखो उत्तल दर्पण जो हमारा होता है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में होता क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, जैसे पक्ष दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए ना, हाँ आप लोग को एक चीज़ पूछा जाएगा ना कि ये उत्तल किसका द्वारक ज़्यादा रहता है, तो उत्तल दर्पण देखो, उत्तल दर्पण ऐसे होता है ना, तो इसका यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा द्वारक हो गया, मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ ज़्यादा होता है। और अवतल दर्पण देखो इस प्रकार से हो गया ना, तो इसका देखो यहीं तक प्रकाश पड़ेगा, तो इसका कम होता है द्वारक, ठीक है ना। तो अगर द्वारक किसका ज़्यादा होता है, तो उत्तल दर्पण का ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये उत्तल दर्पण है, ध्यान दो, और ये क्या होगा हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इसका द्वारक क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। समझी मेरी बात। अच्छा, तो ये चीज़ जान दो क्या होता है, और ये हमेशा क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनाता है ये उत्तल दर्पण, और सीधा बनाता है, इसीलिए इसको पक्ष देखने के लिए, जैसे वाहन है ना, तो जो चल पहिया में आगे वैसे लगाए रहते हैं, पीछे देख लेते हैं, या फिर हम लोग हेडलाइट, मतलब हेडलाइट नहीं, पीछे देखने के लिए देखा नहीं जाता है, जो मुंह देखने के लिए यूज किया जाता है, उसको साइड मिरर बोलते हैं, साइड की चीज़ देखने के लिए होता है, लेकिन हम लोग मुंह पे सेट कर लेते हैं, मुंह देखते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो उसके लिए नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें जानते हो क्या था, इसलिए किया जाता है क्योंकि पीछे बहुत सारा ट्रक वगैरह भी खूब बड़ा बड़ा है, अब उसका प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा तो छोड़ के शीशा रहेगा तो कितना बड़ा बनाएगा ना, तो उसका जो खूब बड़ा चीज़ होता है उसको खूब छोटा बना देता है ना, तो छोटा सा रहेगा तो पूरा ट्रक आ जाएगा उसी में ना, और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उत्तल दर्पण यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, हमारा बस का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वो सीधा रहेगा तो एकदम आराम से दिख जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो बड़ा दिखेगा, या फिर उल्टा आसमान में उड़ता हुआ आएगा तो हम लोग ठोका जाएंगे ना। समझ में आया मेरी बात, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है, जैसे सौर कुकर वगैरह में किया जाता है ना, सौर कुकर में इसका उपयोग करते हैं, और क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग करते हैं, मतलब जहाँ पे प्रकाश की किरणों को फैलाने की बात होगी वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग करें। देखो उपयोग ऐसे लिख देता हूँ ना, उपयोग, उपयोग कितना मिनट हुआ बहनी, तो हाँ उत्तल फुल होने वाला है, अवतल, उत्तल और अवतल फुल होने वाला है स्टोरेज इसका, है ना, मुझे पता है। उत्तल दर्पण का उपयोग देखो क्या है, प्रकाश को फैलाने के लिए, जहाँ पे होगा ना, फिर से कौन है, उत्तल दर्पण जो है इसका फैलाने में किया जाता है, प्रकाश के फैलाने में मतलब एक प्रकाश किरणों को फैला देगा। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे है ना, ऐसे प्रकाश किरणें समांतर जाने वाले ऐसे पड़ेंगी ना, ऐसे तो क्या हो जाएंगे, ऐसे परावर्तक ऐसे फैला देगा ना, तो इसीलिए इसको अपसारी प्रकाश भी, मतलब अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, अपसारी मतलब फैला दे रहा है ना, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण ऐसे है, इस प्रकार से ऐसे है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये समांतर जाएंगे प्रकाश किरणें, ऐसे जाएंगी, तो इसको क्या करेगा, एक ही बिंदु पे ऐसे केंद्रित कर देता है ना, एक के जगह पे कर देता है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, मतलब ये क्या कहेगा, अभिसारी दर्पण इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दो, तो स्ट्रीट लाइट, जैसे स्ट्रीट लाइट मतलब कहीं खूब लाइट ऐसे ऊपर ऐसे ढेर खुला बल्ब लगाने रहता है चौराहे वगैरह पे, तो क्या कहता है, उसको प्रकाश किरणों को फैलाने की जरूरत होती है ना, वहाँ पे फैला देगा प्रकाश किरणों को, सभी दिशाओं में फैल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, स्ट्रीट लाइट में, ठीक है ना। अच्छा, वाहनों के हेडलाइट में, वाहन जो सर व्हीकल चलते हैं उसमें क्या करते हैं, हेडलाइट, टॉर्च, इन सब में क्या करते हैं, अवतल दर्पण। टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, मतलब समझ में आ रहा है बात को। होता क्या, देखो कैसे रहता है, मान लो हमारा बल्ब हो गया, ऐसे मान लो हमारे हाथ में बल्ब है, ठीक है ना, देखो, अरे बहनी कैसे बनाऊँ, ऐसे मान लो हमारे क्या है, ये हमारा टॉर्च है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है ना, और ये हमारा क्या है, ये चीज़ क्या है हमारा, ये हमारा दर्पण है। आप लोग मत सोचिएगा कि उसके आगे जो शीशा है तो वो कांच होता है ना, वो कांच रहता है, उसका बात नहीं किया जाए, लेंस वगैरह नहीं, यहाँ पे जो नहीं से गोल कैसे रहता नहीं है, चमकता है, उसमें मुंह ऐसे दिखता है टेढ़, वही होता है हमारा दर्पण ना, प्लास्टिक की तरह से लगता है। तो यहाँ पे हम लोग बल्ब लगाएंगे, और ये बल्ब जानते हो कहाँ पे रहता है, ये हमारा रहेगा फोकस पे, कहाँ पे रहेगा, फोकस पे। अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पे ये हमारा जब समांतर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है प्रकाश किरणें ना, और अगर फोकस पे रख देंगे, फोकस से जाएगी प्रकाश किरणें, तो ये यहाँ से जाएंगी तो ऐसे सब जगह पे पड़ेंगी, और जब इस प्रकार से पड़ते हैं तो मुख्य के समांतर चली जाती हैं प्रकाश किरणें, ठीक है ना, ऐसे क्या जाएंगी, समांतर जाएंगी। तो यह क्या करती है, प्रकाश किरणों को ऐसे जब फोकस पे रहेगा तो ऐसे समांतर जाता है, तो आप लोग देखेंगे कि बीम जा रहा है लाइट का ना, बल्ब यहीं पे रहेगा, तो यहाँ से जब ऐसे निकलेगा प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में, तो इसको परावर्तित करके